मॉर्निंग बच्चों। हमारा आज का पाठ है पाठ 6 कक्षा 8 का दक्ष की डायरी के कुछ पन्ने। ये यात्रा वर्णन है। यात्रा वर्णन मतलब एक इसमें दक्ष एक कैरेक्टर दिखाया है, एक बच्चा है जो कि अपनी यात्रा पर गया था जापान की, तो उसने अपनी डायरी में उस यात्रा का वर्णन किया है। डायरी के कुछ पन्ने मतलब किसी किसी को आदत होती है कि हम कुछ भी करते हैं, कहीं जाते हैं, कोई कार्य करते हैं तो उससे अपने रोजमर्रा के कामों को डायरी में नोट करते हैं। तो उन्होंने अपनी डायरी में ये वर्णन किया था यात्रा का। वो जापान गए थे यात्रा पर, तो जापान के बारे में यहाँ पे लिखा है। इस पाठ में जापान की सभ्यता और संस्कृति के विषय में बताया है। आप सभी जानते हैं जापान एक बहुत विकसित देश है। तो जापान के इस विकास का, इस मतलब सुदृढ़ता का क्या कारण है, कैसे वो इतना विकसित हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोगों में क्या क्या खूबियाँ हैं जिस वजह से वो इतना आगे बढ़ा है। तो इसी सब के बारे में आपको इस पाठ में बताया गया है। तो बच्चों अब आप सभी अपनी बुक खोल लेंगे। पाठ 6 दक्ष की डायरी के कुछ पन्ने, ये वाला पाठ आप सबको खोलना है। आप आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 9 अप्रैल 2011। आज जापान की राजधानी टोक्यो में हमारा पहला दिन था। जब से हमने जापान की धरती पर कदम रखा है, मुझे महसूस हो रहा है कि हम किसी अलग संसार में आ गए हैं। यहाँ एक विशाल एयरपोर्ट देखकर तो दंग रह गए। जापानी भाषा का ज्ञान न होने पर भी वहाँ के लोगों की सहयोग की भावना के कारण हमें वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पे अपनी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं कि इन्होंने जब जापान की धरती पर कदम रखा, उनका वो पहला दिन था, तो उन्हें ऐसा लगा कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं, अपने देश से किसी और दुनिया में आ गए हैं। वहाँ पे उन्होंने एक एयरपोर्ट देखा, बहुत बड़ा था, उसे देखकर वो दंग रह गए। वहाँ पर जब वो गए, अब जापानी भाषा की समझ नहीं थी उन लोगों को, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं आई कि हाँ वो किसी और अन्य देश में आए हैं और उन्हें कोई परेशानी हुई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस से होटल आते हुए हमने रास्ते में अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। शहर के नज़दीक पहुंचते हुए बहुस्तरीय फ्लाईओवर, चौड़ी सड़कें, गगनचुंबी इमारतें, सुनियोजित यातायात तथा बिना हॉर्न के तेजी से गुजरती गाड़ियों को देखकर तो हमने दांतों तले अंगुली दबा ली। अब बच्चों बहुस्तरीय का क्या अर्थ है? बहुस्तरीय का अर्थ है कि अनेकों स्तर की, बहुत सारे अलग अलग स्तरों के फ्लाईओवर वहाँ पे बने हुए थे, अलग अलग तरह के। गगनचुंबी इमारतें, गगन को छूने वाली यानी कि आकाश को छू रही थी, इतनी ज़्यादा ऊंची वो इमारतें थी। सुनियोजित मतलब एक अच्छे तरीके से बनाई गई। और हमने देखा कि हमने दांतों तले उंगली दबा ली। अब अंगुली हाथों दांतों तले अंगुली क्या होता है दबा लेना? ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है हैरान हो जाना। ये एक मुहावरा है, दांतों तले अंगुली दबा ली, यानी कि ये सब जब इन्होंने देखा, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें देखी, ये बहुत अच्छी सड़कें देखी, तो ये हैरान हो गए बहुत ज़्यादा। तो इसका इन्होंने बोला कि हमने दांतों तले अंगुली दबा ली। यह तो हमें मालूम था कि टोक्यो की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार विश्व में अधिकतम है, परंतु हमें वहाँ कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं दिखाई दी। मतलब इनका अर्थ है कि टोक्यो की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है, लेकिन वहाँ पे कोई अव्यवस्था नहीं थी। यानी कि इसका अर्थ है कि वहाँ पर कोई भी बेइंतजामी नहीं थी, कोई गड़बड़ नहीं थी। इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद भी सब कुछ व्यवस्थित तरीके से वहाँ पर था। हमने महसूस किया कि यहाँ के लोग अमेरिका के लोगों तथा उनकी संस्कृति से बहुत प्रभावित हैं। उनके पहनावे, भोजन तथा जीवन शैली से अमेरिकी प्रभाव स्पष्ट झलकता है। इसका अर्थ है बच्चों कि अमेरिका के लोगों की, वहाँ के लोगों के पहनने के कपड़ों के अनुसार वो लोग कपड़े पहनते हैं, वैसी जीवन शैली को अपनाते हैं। उनकी संस्कृति का भी उन पर बहुत असर है। 10 अप्रैल 2011। अभी तक जो यहाँ पर दक्ष ने आपको बताया वो 9 अप्रैल 2011 के दिन की बात थी। अब अगला दिन 10 अप्रैल 2011। आज प्रातः मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की से बाहर झाँका तो इतनी सुबह मुझे सूर्य देवता के दर्शन हो गए। मैंने पहले कहीं पढ़ा था कि सूर्योदय सबसे पहले जापान में होता है। अब ये बोलते हैं कि इनकी नींद जल्दी खुल गई। जब इन्होंने बाहर देखा खिड़की से तो इन्हें सूर्य देवता के दर्शन हुए। तो इन्होंने कहीं पर पढ़ा था पहले भी। अब बच्चों आपने भी शायद सुना हो कि सूर्योदय सबसे पहले जापान में होता है। आज प्रत्यक्ष देख भी लिया, मतलब सबसे पहले जापान में सूर्य दिखाई देता है। तैयार होकर हम टोक्यो शहर घूमने के लिए निकले। अपनी सुविधा के लिए हमने टोक्यो का मानचित्र भी अपने साथ ले लिया। अब देखो टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। अब ये टोक्यो घूमने के लिए निकले हैं, तो अपनी सुविधा के लिए कि उनको कोई परेशानी ना हो, तो उन्होंने रास्ता पहचानने के लिए वहाँ का मानचित्र भी साथ में ले लिया। सबसे पहले हमने घर के आसपास के स्टेशन से मेट्रो ली और शिंजुकू स्टेशन पहुँचे। वहीं पे पास में मेट्रो ली शिंजुकू स्टेशन से। वहाँ से बाहर निकलने के असंख्य मार्गों को देखकर तो हम खो गए। अब वो वहाँ से जब निकलने लगे तो वहाँ पे कई सारे मार्ग थे जो बाहर की तरफ आ रहे थे।
वहाँ हमें पर्यटकों के प्रति जापान के लोगों की सहयोग की भावना का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। स्टेशन पर्यटक क्या होते हैं बच्चों? जो लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, आते हैं, उन्हें पर्यटक कहते हैं। स्टेशन के बाहर निकलने के लिए हमने स्टेशन के प्रमुख से मदद मांगी। अब उन्हें बाहर जाना था, वहाँ पे भी यही परेशानी थोड़ी सी इन्हें आ रही थी कि उनकी भाषा अलग थी, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। अब इन्हें अंग्रेजी आती थी जो घूमने गए थे, लेकिन जापानियों को अंग्रेजी नहीं आती थी, परंतु हमारी मदद करने की उसकी उत्कट इच्छा देखने योग्य थी। स्टेशन के प्रमुख जो थे उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, और लेकिन वो उनकी मदद करना चाहते थे। उत्कट का अर्थ है बच्चों तीव्र इच्छा, कि वो जो प्रमुख थे स्टेशन के, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो इन लोगों की मदद करें। उसने मानचित्र की सहायता से हमें मार्ग समझाना चाहा, परंतु हम सब कुछ हमारी समझ के बाहर था। उन्होंने कोशिश की कि मानचित्र से इन्हें मार्ग बता दे बाहर जाने के लिए, लेकिन वो समझा नहीं सके। अंततः वह हमारे साथ कुछ दूरी तक आया और स्टेशन के बाहर तक छोड़कर गया। लास्ट में वो बाहर तक उनके साथ आ गए। इतना ही नहीं, वापस जाने से पहले सम्मान के रूप में वह हमारे सामने झुका, और जब वो उनसे अलग होने लगा तो उन्हें झुककर उनको सम्मानित भी किया। अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करना और सम्मान के रूप में झुकना जापानियों के चरित्र का सराहनीय गुण है। देखिए, अब वो जो स्टेशन के प्रमुख थे, जो कि अपना काम छोड़कर उन्हें बाहर तक छोड़ने आए, क्योंकि वो उन्हें रास्ता नहीं समझा पा रहे थे। तो अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करना और सम्मान के रूप में झुकना उनका सराहनीय गुण है। किसका? जापानियों का। उसकी एक और बात हमें बहुत प्रभावित किया, वह थी अपनी मातृभाषा बोलने में जापान के लोगों को गर्व महसूस करना। अब जापान के लोग अपनी मातृभाषा बोलते हैं। इंग्लिश सीखना उन्होंने, अंग्रेजी सीखना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, उनको अच्छा लगता है। वो इस बात का अभिमान करते हैं कि वो जापानी है, इसलिए वो अपनी जापानी भाषा ही बोलते हैं। जो ही हम स्टेशन के बाहर आए तो हमें वहाँ अधिकतर लकड़ी की बनी हुई इमारतें दिखाई दी। हमने समझ लिया बहुत अधिक भूकंप के कारण ही यहाँ लकड़ी के घर सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जब स्टेशन से निकले तो ज़्यादातर जो इमारतें थी, जो बिल्डिंग्स थी, वो किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की। भवन लकड़ी के बने थे। तो ये समझ गए यहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए यहाँ पर घर जो है लकड़ी के बने हुए हैं। अब ये 10 अप्रैल की बात थी, ये अभी तक स्टेशन से बाहर आए हैं घूमने के लिए। अब 11 अप्रैल 2011, भाषा की समस्या को सुलझाने के लिए आज बाहर निकलने से पहले हमने एक गाइड का प्रबंध कर लिया। बच्चों, गाइड क्या होता है? गाइड होते हैं हमारे सहायक होते हैं। जब हम कहीं बाहर जाते हैं पर्यटक स्थल पर, तो वहाँ पर वो हमारी सहायता करते हैं, हमें वहाँ के अच्छे अच्छे स्थल दिखाते हैं जो घूमने लायक है, वहाँ के उस क्षेत्र के बारे में सारी जानकारी देते हैं, और भाषा का भी वहाँ पर फ़र्क पड़ता है। वो वहाँ की भाषा समझते हैं तो वो हमें हमारी भाषा में उसे ट्रांसलेट करके सब कुछ बताते हैं। तो इसलिए हमने गाइड का प्रबंध कर लिया, जिसे अंग्रेजी आती थी, जो हमें जापान की संस्कृति के विषय में भली भांति बता सकता था। वो वहाँ के बारे में सब कुछ हमें बताता था इंग्लिश, क्योंकि वो अंग्रेजी जानता था। सड़क पर दौड़ती हुई होंडा कारों तथा मोटरसाइकिलों को देखकर हमें गाइड ने बताया कि होंडा कार कंपनी का मालिक साइचिरो होंडा एक लुहार का पुत्र था। साइचिरो होंडा, परंतु अपनी लगन और दृढ़ संकल्प के कारण वह विश्व का प्रसिद्ध उद्योगपति बना। आपने भी होंडा का नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध कंपनी है, बहुत प्रसिद्ध नाम है ये। तो उनका जो मालिक है उस कंपनी का, साइचिरो होंडा, एक लुहार का पुत्र था, जो लोहे का काम करता था, उसका ये पुत्र था। लेकिन उसने अपनी लगन और दृढ़ संकल्प के कारण विश्व के प्रसिद्ध उद्योगपति वह बन गया। जापान के लोग परिश्रमी होने के साथ साथ समय के पाबंद भी होते हैं। कहा जाता है कि वे चलते नहीं, दौड़ते हैं, बोलते नहीं, बकते हैं, घंटों का काम मिनटों में करना चाहते हैं। अर्थात बच्चों की वो बहुत परिश्रम करते हैं, अपने समय को वो बर्बाद नहीं करते, पाबंद होते हैं। जब वहाँ पे उन्हें चलना होता है, उस चलने के समय को वो दौड़कर उस समय को और ज़्यादा अधिक कर लेते हैं, उसमें दूसरा काम करते हैं। घंटों का काम मिनटों में करते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल शांति के बिताने के लिए वे चाय घर में जाते हैं, जो शहर से दूर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थल होता है। देखो बच्चे, चाय घर क्या होता है? चाय घर में जाते हैं वो। हमारे अनुरोध पर गाइड हमें ऐसे ही एक चाय घर में ले गए। देखो, आप चित्र देख रहे हो, इसमें बैठकर लोग चाय पी रहे हैं। लकड़ी व बांस से बने उस घर में हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए। इन्हें इनका गाइड ले गया, उसने वहाँ पर बताया कि यहाँ पर चाय घर है, तो वो लकड़ी और बांस से बनी सीढ़ियों से ऊपर गए। वहाँ एक चाजीन, चाय पिलाने वाला ने हमारा स्वागत किया। देखो बच्चों, चाजीन किसे बोलते हैं? जो चाय पिलाता है, चाय पिलाने वाले को चाजीन बोलते हैं जापान में। वहाँ 2 छोटे छोटे कमरे थे। एक कमरे में चाजीन चाय का प्रबंध कर रहा था। उस व्यक्ति ने बिना कुछ बोले अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से चाय की व्यवस्था की। छोटे छोटे प्यालों में हमारे सामने चाय रख दी। वहाँ की मुख्य बात थी वहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण। इसीलिए
वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। यहाँ पर बिल्कुल शांति थी। आप देख रहे हैं जैसा कि चित्र में सिर्फ 3 व्यक्ति एक समय में वहाँ पर चाय पी रहे हैं। तो यहाँ का ये नियम था कि एक बार में 3 ही व्यक्ति वहाँ जा सकते हैं। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी, जिसे हमने 1.5 घंटे तक चुस्कियाँ लेकर पिया। वहाँ के शांत वातावरण में हमें लगा जैसे हम अनंत काल में जी रहे हों। हमें बताया गया कि चाय पीते हुए जापानी लोग भूतकाल और भविष्यकाल को भुलाकर केवल वर्तमान में जीते हैं। चाय पीने की इस प्रक्रिया को जापान में चा नो यू कहते हैं। बच्चों, प्रक्रिया क्या होता है? प्रक्रिया होता है किसी काम के आदि से अंत तक होने वाले सभी कार्य, मतलब जब उस कार्य को शुरू किया जाता है वहाँ से लेकर खत्म होने तक की जो कार्य होते हैं उन्हें हम प्रक्रिया कहते हैं। तो चाय पीने की जो ये प्रक्रिया है, जो इन्होंने अभी बताया कि हमने 2 घूंट चाय 1.5 घंटे में की, तो ये पूरी जो प्रक्रिया थी उसको चा नो यू कहते हैं। मन व दिमाग को शांत करने का एक अनूठा तरीका हमें भा गया। इन्हें यह बहुत अच्छा लगा। आगे देखिए, अगला दिन 12 अप्रैल 2011। आज जब हम होटल से निकले तो हमारी नज़र फलों से लदे पेड़ों पर गई। नदी के किनारे किनारे पीले गुलाबी फूलों से लदे सैकड़ों पेड़ों को देखकर एक अद्भुत अनुभव था। नदी के किनारे पेड़ लगे हुए थे, उन पे पीले गुलाबी फूल भी थे और फूल लगे हुए थे और दूसरे पेड़ों पर फल लगे हुए थे। ये देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। गाइड ने हमें बताया जापान के लोग प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। फूलों के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए जापानी हानामी नामक फूलों का पारंपरिक त्योहार मनाते हैं। हानामी एक त्योहार है जिसे फूलों का त्योहार कहते हैं, उससे वो लोग मनाते हैं। इस अवसर पर सारा वातावरण फूलों की सुगंध से भर जाता है। यहाँ गुड़ियों का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जापानियों के धर्म के बारे में पूछने पर गाइड ने हमें बताया कि ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो बच्चों, जापान में बौद्ध धर्म को माना जाता है, परंतु उनमें देशभक्ति की भावना धर्म से भी बढ़कर है। वहाँ पर देशभक्ति बहुत है, बच्चे बच्चे में देशभक्ति की भावना भरी हुई है, लेकिन वो क्या है, धर्म से भी बढ़कर है। उन लोगों की देशभक्ति की भावना से संबंधित उसने हमें एक घटना सुनाई। गाइड ने उन्हें एक घटना बताई। अपनी जापान यात्रा के दौरान एक बार स्वामी रामतीर्थ जी को एक विद्यालय में आमंत्रित किया गया। ये है स्वामी रामतीर्थ जी। जब ये जापान गए तो इन्हें एक विद्यालय में आमंत्रित किया गया, इन्वाइट किया गया। ये वहाँ पर गए। वहाँ उन्होंने एक विद्यार्थी से पूछा, तुम किस धर्म में विश्वास करते हो? देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। छात्र ने उत्तर दिया, बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध हमारे भगवान हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, बच्चे ने उत्तर दिया। फिर स्वामी रामतीर्थ ने उसी बच्चे से कन्फ्यूशियस के बारे में पूछा तो छात्र ने बताया, वे हमारे महान संत हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। कन्फ्यूशियस एक संत रहे हैं, तो बच्चे ने यही बोला कि हम उनका भी सम्मान करते हैं। अंत में स्वामी जी ने पूछा, यदि कोई देश तुम्हारे देश पर आक्रमण कर दे, उस देश का सेनापति महात्मा बुद्ध या कन्फ्यूशियस हो, तो तुम क्या करोगे? अब देखो बच्चों, बच्चे के अंदर क्या भावना है, वो उसने क्या जवाब दिया। महात्मा ने ये पूछा कि देखो, बच्चे ने बताया ऊपर कि हम महात्मा बुद्ध का सम्मान करते हैं, हम कन्फ्यूशियस का सम्मान करते हैं, हमारे संत हैं, भगवान हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला, अगर कोई देश हम तुम पर आक्रमण करता है, तुम्हारे देश पर, और उसका सेनापति महात्मा बुद्ध या कन्फ्यूशियस है, तो तुम क्या करोगे? इतना सुनते ही वह छात्र क्रोधित हो गया, उसे गुस्सा आ गया। हम अपने देश पर हमला करने वाले का सर्वनाश कर देंगे। देखो कितना अच्छा जवाब दिया इसने, हम अपने देश पर हमला करने वाले का सर्वनाश कर देंगे, फिर चाहे सामने बुद्ध हो या कन्फ्यूशियस। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने बुद्ध हो या कन्फ्यूशियस हो, कोई भी हो, क्योंकि वो उसके देश पर हमला कर रहा है तो वो उसका नाश कर देंगे। यानी कि इस बच्चे में देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा है, भरी हुई है। तो ये सभी जापानियों के ये गुण हैं कि उनमें देशभक्ति ही होती है। हम सोचने लगे कि जिस देश में ऐसे देशभक्त हों, उस देश की ओर शत्रु आंख उठाकर कैसे देख सकता है। घूमते घूमते जब हम थक गए तो हमने एक होटल में खाना खाया। खाने के बाद जब मैंने टिप देनी चाही तो गाइड ने कहा, यहाँ के बैरे टिप नहीं लेते। देखो बच्चों, ये भी कितनी अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर बैरे टिप नहीं लेते। जैसे होता है हम खाना खाने जाते हैं, उसके बाद हम बिल पे करते हैं, फिर जब कुछ पैसे हम वहाँ पर उसके लिए बैरे के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पे बैरे टिप नहीं लेते। यहाँ टिप देना अपमानजनक माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति टिप रखता है बैरे के लिए तो उसको वो माना जाता है कि वो उसका अपमान कर रहा है। जापान के लोगों में इतनी विशेषताएं देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि जापान देश की गिनती अत्यधिक समृद्ध देशों में क्यों होती है। समृद्ध होता है संपन्न होना, अमीर होना। उनकी देशभक्ति, ईमानदारी, मेहनत, निर्भीकता, प्रकृति प्रेम आदि गुण ही हैं उन्हें अन्य देशों से ऊपर लाकर खड़ा करते हैं।
देशभक्ति, ईमानदारी, मेहनत, निर्भीकता। निर्भीकता का अर्थ होता है बच्चों निडरता, कि वो किसी से डरते नहीं हैं। तो जापानियों के अंदर ये सारे गुण हैं। देशभक्त हैं, वो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, निर्भीक हैं, प्रकृति प्रेमी हैं। ये सारे गुण उन्हें औरों से अलग लाकर खड़ा करते हैं, तभी उनका देश इतना समृद्ध है, विकसित है। तो इसी प्रकार के गुण हम सभी में होने चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, जिससे उनका देश प्रगति करेगा और हमेशा आगे बढ़ेगा।